नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित एकेडमी में। आज की क्लास अपभ्रंश साहित्य है जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे VPSC 4.0, यूपी TET PET व यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर व राजस्थान के सभी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को तथा हिंदी का प्रथम कवि माना है। दोस्तों, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी थे उन्होंने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को ही माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को ही तथा हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। जो स्वयंभू का स्वयंभू का जो दोस्तों वो रचना काल है वो स्वयंभू 8वीं सदी 783 ईसा पूर्व के आसपास विद्वान थे। स्वयंभू 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास थे। स्वयंभू का ये दोस्तों समय काल है। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। तो दोस्तों, स्वयंभू को ही अपभ्रंश का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने माना तथा हिंदी का भी प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने माना तथा स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा बताया है। दोस्तों, जो स्वयंभू जी थे उन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के रचना पवनचरिऊ को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। दोस्तों, जो स्वयंभू थे उनकी अधूरी रचना पवनचरिऊ को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। यह दोस्तों स्वयंभू की अधूरी रचना थी, उनके पुत्र ने पूरा किया है। जो पवनचरिऊ है दोस्तों उसमें राम के चरित्र का विस्तार से वर्णित किया गया है। इनकी जो रचना अधूरी थी पवनचरिऊ, इसमें राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ, जो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर जी थे, उन्होंने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना काल होती है 1883 ईस्वी, शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी है, में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्प या पुंड कवि को हिंदी के प्रथम कवि माना है। दोस्तों, शिव सिंह सरोज जो थे उन्होंने अपनी ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्प या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 7वीं शताब्दी के पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला दोस्तों, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्प संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ है। दोस्तों, जो आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी थे उनके अनुसार यह पुष्प संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में माना है। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 10वीं शताब्दी में हुआ है। दोस्तों, जो सभी कवियों लेखकों के अनुसार यह माना गया कि पुष्पदंत का समय जो आविर्भाव है वो 9वीं 10वीं शताब्दी यानी 972 ईस्वी 972 है। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। जो ये पुष्पदंत की रचना है उसे महापुराण नाम से भी जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन है। दोस्तों, जो पुष्पदंत की रचना है महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। दोस्तों, जो पुष्पदंत थे
उन्होंने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। पुष्पदंत की जो रचना है दोस्तों, उन्होंने विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। दोस्तों जो अपभ्रंश और अवहट्ट है उसमें चौपाई जो थी वो 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। दोस्तों जो पुष्पदंत थे वो इन्हें हिंदी का भवभूत भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प को भाखा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाखा की जड़ कहा है। दोस्तों शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाखा की जड़ भी कहा है। जो अगला दोस्तों, पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। जो पुष्पदंत है दोस्तों, अपने को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। दोस्तों जो हरिसेन थे उन्होंने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। जो पहले हैं चतुर्मुख, दूसरे हैं स्वयंभू और तीसरे जो हैं पुष्पदंत जी हैं। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। पहले हैं चतुर्मुख, दूसरे स्वयंभू और तीसरे पुष्पदंत जी हैं। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धर 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। इस छंद नाम से इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा जाता है। यह दोस्तों 16 मात्राओं का मात्रिक छंद होता है। पुष्पदंत मान्यखेड़ के प्रतापी राजा, कर्ण के महामात्य भीम के सभापति थे। दोस्तों जो पुष्पदंत थे वो मान्यखेड़ के प्रतापी राजा, कर्ण के महात्म भीम सभा के कवि थे और वाक्य पतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। जो पुष्पदंत थे वाक्य पतिराज मुंज के कवि व सभा रत्न थे, जिन्हें पुष्प ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख जो हैं दोस्तों कवि वो धनपाल हैं, जो 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की है। जो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख रचना हैं कवि हैं वो धनपाल जी हैं, जो भविष्यत कथा रचना की है। 2वीं सदी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन 1114 ईस्वी को जैन का परंपरा का प्रथम ग्रंथ कहा माना जाता है। दोस्तों जो जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन है वो 1114 ईस्वी को जैन रासकाम परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। जो उपदेश रसायन है दोस्तों वो रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय दोस्तों जो रास काव्य परंपरा है उसे हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी की रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को जाता है। रास परंपरा का परिवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी की रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को जाता है। उपदेश रसायन 80 पद्यों का नित्य गीत व रासलीला काव्य है। जो दोस्तों उपदेश रसायन है वो 80 पद्यों का नित्य गीत व रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक
अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास काव्य है। दोस्तों जो अगला है, देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रबंध ग्रंथ संदेश रासक है। दोस्तों जो देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ जो है वो संदेश रासक है। तो आज की क्लास इतना ही दोस्तों। अगला क्लास इसका भाग 2 आएगा, तो उसमें आगे इससे क्लास होगी। तो आज क्लास नहीं, धन्यवाद।